क्या आप कभी कोई ट्वीट करोड़ों रुपए में खरीदना चाहोगे, लेकिन ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डोर्सी ने अपना पहला ट्वीट $2.9 मिलियन में बेचा है। ये इंडियन रुपीस में लगभग 18 करोड़ रुपए प्लस बनते हैं। एक माइक विंकलमैन है, जिनको बीपल के नाम से भी जानते हैं लोग। ये एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं। इन्होंने अपने आर्ट के कलेक्शन को $69 मिलियन में बेचा है और इनके आर्ट के कलेक्शन को खरीदने वाले इंडियन बिजनेसमैन है, जिनका नाम विघ्नेश सुंदरेशन। एक लड़का है जिसने अपने सेल्फी के कलेक्शन को $1 मिलियन में बेचा है और ये सब पॉसिबल हो पाया है NFT नॉन फंजिबल टोकन के थ्रू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NFT क्या है। 3 लेटर का जो वर्ड है NFT, इसका मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। तो इसमें सबसे पहले समझता है नॉन फंजिबल का मतलब। तो नॉन फंजिबल में जो वर्ड फंजिबल है उसका मतलब होता है रिप्लेसेबल, मतलब जिसको रिप्लेस करके हम एग्जैक्ट वही चीज को ले सकते हैं, और जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे नॉन रिप्लेसेबल, मतलब नॉन फंजिबल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो आप और आपके फ्रेंड के पास 100 रुपीज़ का नोट है, तो आपने अपना 100 रुपीज़ का नोट अपने फ्रेंड को दिया और आपके फ्रेंड ने अपना 100 रुपीज़ का नोट आपको दिया। तो आप दोनों ने उस नोट को रिप्लेस कर लिया। आप कोई भी नोट रखें, आपके पास वैल्यू तो 100 ही रहेगी ना उस नोट की, चेंज तो हो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जो अपना नोट अपने फ्रेंड को दिया वो 200 का हो जाएगा, या उन्होंने जो आपको नोट दिया है वो 50 रुपीज़ का हो जाएगा। आप कोई भी नोट रखें, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, 100 ही। और इंडिया के अंदर ऐसे 100 रुपीज़ के नोट बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ खास यूनिकनेस तो रहा नहीं। इसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे रिप्लेसेबल, मतलब फंजिबल। अब एज्यूम करो कि आपके पास मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है, तो आप उस पेंटिंग को किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड में मोनालिसा की सिर्फ एक ही ओरिजिनल पेंटिंग एग्जिस्ट करती है। उसको हम कहेंगे नॉन रिप्लेसेबल, क्योंकि वो अपने आप में कुछ यूनिकनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि ऐसी पेंटिंग इंडिया में है ही नहीं, वर्ल्ड में नहीं है, तो वो है यूनिक प्रोडक्ट, वो नॉन रिप्लेसेबल है, मतलब नॉन फंजिबल। अब हम समझते हैं टोकन का मतलब क्या है। देखिए, टोकन हमारे डिजिटल एसेट की एक आइडेंटिटी होती है जो ब्लॉकचेन पर वर्क करता है, बेसिकली इथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में। तो सबसे पहले हम ब्लॉकचेन के बारे में समझ लेते हैं, तो हमें टोकन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब पूरा NFT हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन 2008 सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन को डिस्कवर किया और इसी की हेल्प से बिटकॉइन को भी डिस्कवर किया। उनका ये मानना था कि हमारा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। आप देखिए, डिसेंट्रलाइज वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो अच्छे वर्ड है, और को क्लियरली बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है। इसको हम पूरा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन की डिटेल क्या तो सिर्फ बैंक के पास होती है, या उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट बॉडीज के पास इसकी पावर होती है। यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और इस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब यहाँ पे आपके डिटेल, आपके ट्रांजैक्शन को एक्सेस करने की पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। देखिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ पावर थी नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो नरेंद्र मोदी जी ने आके कहा कि कल से पुराने नोट बंद हैं, तो वहाँ पे जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज सिस्टम में पावर सिर्फ एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के पास होती है, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है। देखिए, जब ब्लॉकचेन के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आपकी ट्रांजैक्शन को हर इंसान देख सकता है। यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन को कोई एडिट नहीं कर सकता, ना ही कोई डिलीट कर सकता है। और ब्लॉकचेन के अंदर हम सिर्फ ट्रांजैक्शन किसी पैसे या फिर कोई क्रिप्टो की ही नहीं, यहाँ पे हम डिजिटल एसेट की ट्रांजैक्शन को भी सेव करते हैं। तो ये है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। अब आपको बताते हैं कि ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है। देखिए, ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। उन ब्लॉक में एक यूनिक आइडेंटिटी, एक नंबर होता है जिसको हैश कहते हैं। जो भी आपने डिजिटल एसेट या क्रिप्टो या आपने किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन किया, उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो आपकी ओनरशिप को प्रूव करता है। आप उसके अंदर आपका नाम, आपने किससे ट्रांजैक्शन किया, किसको ट्रांजैक्शन किया, इन सभी चीजों की डिटेल उसके अंदर फिक्स होती है, और इस डिटेल को हर कोई इंसान देख सकता है। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन आपका एक डिजिटल लेजर है, बोले तो बही खाता है। देखिए, NFT का मतलब हमने आपको समझाया। NFT नॉन फंजिबल टोकन। NFT बेसिकली आपके किसी भी डिजिटल एसेट की ओनरशिप प्रूव करता है। NFT के अंदर आप किसी क्रिप्टो का ही नहीं, आप यहाँ पे किसी इमेज का, यहाँ पे किसी ऑडियो का या वीडियो क्लिप हो गया, गिफ, यहाँ पे किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो आपको उसके बदले एक NFT दी जाएगी जो आपकी ओनरशिप प्रूव करेगी। देखिए, जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो उसके पास उसका प्रूफ हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है, एक पेपर होता है फिजिकल फॉर्म में, कि प्रूव करता है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। ऐसा ही कुछ डिजिटल वे में है। तो डिजिटल वे में क्या होगा कि आपके पास उस चीज की NFT रहेगी। मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा,
आपने कोई इमेज खरीदी तो ये पता रहेगा कि इमेज किस पर्सन के पास बिलोंग करती है, तो उस चीज की आपके पास NFT रहेगी और आप बता सकते हो कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें NFT की जरूरत क्या पड़ी और हमें इस पे करोड़ों रुपए खर्च क्यों करते हैं लोग। तो देखिए, जो माइक विंकलमैन और जिनको बीपल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने आर्ट के कलेक्शन को $69 मिलियन में बेचा, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन विघ्नेश सुंदरेश्वर ने खरीदा। देखिए, जब आप लोग ये कहोगे कि इस जो आर्ट के कलेक्शन को हम इजीली नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम कर सकते हैं। जब हम नेट से डाउनलोड करते हैं किसी चीज को, किसी इमेज को, तो वहां हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिलती है। हमें उसके ओरिजिनल आर्टिस्ट की कभी पता नहीं चलता कि उसका ओरिजिनल आर्टिस्ट कौन है, लेकिन NFT के थ्रू आप ब्लॉकचेन में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, तो आप उसको इजीली पता लगा सकते हो कि उसका रियल ओनर कौन है। बेसिकली NFT में फायदा यही है कि आप जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं उनके काम को पता लग पाएगा कि उनका रियल ओनर कौन है। तो ये NFT का एक बहुत बड़ा फायदा है। NFT यूज किसके लिए होता है? देखिए, डिजिटली जो आर्टिस्ट है उनके लिए NFT बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब कोई आर्टिस्ट आर्ट के कलेक्शन को कोई बेचता है तो उसके लिए वो एक सेटअप गैलरी करता है और एक ऑक्शन फिक्स करता है, तो वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या होगा कि आप अपने आर्ट को डिजिटली बेच सकते हैं। जब हम कोई फिजिकल ऑक्शन करते हैं तो फिजिकल ऑक्शन में बिड लगती है, जो हाईएस्ट बिड लगाता है वो उसकी हो जाती है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ही NFT में होगा। NFT में भी ऑक्शन होगा और ये ऑक्शन डिजिटली होगा। यहाँ पे बिड लगाएंगे लोग और जिसकी हाईएस्ट बिड होगी उसको वो बेच दी जाएगी। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। और इसमें दूसरा बड़ा फायदा है रॉयल्टी का। मतलब जब हम फिजिकल ऑक्शन में अपनी कोई पेंटिंग या कुछ भी अपना सोल्ड करते हैं तो वहां पे हमें एक बार बेचने पर जो पैसा मिलता है वही होता है अपने पास। जब कोई दूसरा ओनर उसको बेचता है तो हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक NFT पे क्या होगा कि जब आपने कोई NFT बना अपने आर्ट को बेचा तो वहां पे आप अपनी रॉयल्टी फिक्स कर सकते हो। रॉयल्टी फिक्स करने का मतलब ये है कि आपने जिस इंसान को बेचा आपने उस पर 10% रॉयल्टी फिक्स कर दी, तो जब वो कोई दूसरा इंसान किसी तीसरे इंसान को बेचेगा तो आपको उसका 10% प्रॉफिट फिर मिलेगा। इसको हम कहेंगे रॉयल्टी। और तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पे आप NFT प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक डिसेंट्रलैंड एंड सैंडबॉक्स। यहाँ पे डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स में क्या है कि आप यहाँ पे लैंड खरीद सकते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने हमारी वीडियो नहीं देखी जो मेटावर्स के ऊपर हमने बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं। वहां पे आपको डिसेंट्रलैंड के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है। देखिए, NFT ब्लॉकचेन पे वर्क करती है, ये सिक्योर तो है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई दूसरा आपकी आर्ट को खुद का बताकर बेच सकता है। तो ये NFT के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब NFT के बारे में जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि NFT को हम खरीद कैसे सकते। देखिए, NFT को खरीदने से पहले आपको एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऐसा वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा जो क्रिप्टो और NFT दोनों का अप्रूव करता हो। तो उसके लिए कुछ मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेशन करता हूँ, जैसे आप मेटामास्क कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, फैंटम, ये सारे अच्छे वॉलेट हैं। उसके बाद आपको कुछ क्रिप्टो बाय करनी पड़ेगी, जिस भी क्रिप्टो का आपका प्रोजेक्ट रहेगा NFT का। तो जो आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने क्रिप्टो खरीदी, जैसे बाइनेंस या कॉइनबेस, फिर उसको आपके जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर वो जो क्रिप्टोज हैं वो आपको अपने वॉलेट में भेजना पड़ेगा। देन फाइनली ये सब करने के बाद आप NFT को बाय कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आपका OpenSea हो गया, Rarible हो गया और बहुत सारे हैं। अब एक आखिरी सवाल हमारे मन में ये आता है कि क्या हमें NFT में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, NFT में इन्वेस्ट करना या इन्वेस्टमेंट करना ये सबका एक पर्सनल डिसीजन होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है। इसके बारे में मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप NFT में बाय करें। देखिए, स्टॉक मार्केट को जितना हम रिस्की मानते हैं उससे ज़्यादा मानते हैं हम क्रिप्टो को। क्रिप्टो से कहीं ज़्यादा रिस्की है NFT। स्टॉक मार्केट में हमारे पास रिपोर्ट्स होते हैं, हमारे पास डाटा होता है, तो उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन NFT में हमारे पास एक हाइप होती है और हाइप को छोड़ के हमारे पास कुछ नहीं हो सकता, जिसके बेसिस पे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। और अभी NFT का जो मार्केट है वो बूम पर है। फ्यूचर में क्या होगा इसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन माना जा रहा है कि NFT फ्यूचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज में आएगा। तो NFT में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बहुत ही कम अमाउंट से करिए, हैवीली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आपको NFT का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अगर हमारा मेटावर्स टेक्नोलॉजी का वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।